कि आपको एक संकट मोचक अधिकारी के रूप में जाना जाता है, चाहे कोई सी सरकार रही हो। देखिए, राज्य सरकार हमें विभिन्न भूमिकाओं में विभिन्न अलग अलग समय पर नियुक्त करती है, तो उस समय उस स्थान की जो आवश्यकताएं होती है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको निभाएं वहाँ पर। एक उदाहरण गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी देखा गया। हमने सेतु का काम किया। सेतु बनने के लिए हमें सरकार ने और दूसरे पक्ष ने दोनों ने हम पे भरोसा जताया, उसके लिए आज भी धन्यवाद है कि पहले जो कुछ हुआ अगर उसको हम पीछे छोड़ दें तो बातचीत के माध्यम से कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो आपकी जो भी डिमांड है, हम वो डिस्कशन की टेबल पे आए, बातचीत हुई और समाधान निकला। आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे 2016 में जी, तो वहाँ के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि नीरज के पवन जैसा ईमानदार और इतना एफिशिएंट अफसर भी ऐसा कर सकता है। मैं आज ये जरूर कह सकता हूँ कि एक समय जरूर आएगा जब मैं बिल्कुल सभी प्रकार के लांछन और जितने दाग मेरे मस्तक पर लगे हैं वो सब एक दिन जरूर साफ होंगे। मैं बिल्कुल क्लीन होकर के निकलूंगा। एक सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके मन में तमाम तरह की इनसिक्योरिटीज होती है, लेकिन आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बावजूद भी और फिर इंग्लिश मीडियम से आपने एग्जाम दिया और आईएएस में। मेरा बहुत गहरे से मानना है कि सरकारी स्कूलों से पढ़कर भी, हिंदी मीडियम से पढ़कर भी बहुत अच्छे मकाम हासिल किए जा सकते हैं। कौन कितना प्रयास करता है, कौन कितनी मेहनत करता है, अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ यूपीएससी का ही आपने एग्जाम दिया, उसके अलावा कोई और नौकरी का एग्जाम भी नहीं दिया? बिल्कुल, कोई दूसरा एग्जाम। इतना भरोसा कैसे था कि आपने प्लान भी नहीं बनाया? जो प्राचीन काल में कुछ लोग किसी दूसरे द्वीप पर जाते थे तो दूसरे द्वीप पर जाके सबसे पहले खुद की कश्ती तोड़ देते थे कि अगर या तो जीत करके इन्हीं की कश्तियों से वापस जाएंगे या लड़ते लड़ते यहीं खेत हो जाएंगे। तो इतना भरोसा, इतना विश्वास कि अगर हम यहाँ आए हैं तो यहाँ से विजय ही लेकर के जाएंगे। नीरज के पवन 2-3 नामों को लेकर के बनाया गया हो, तो ये आपको बर्थ नेम है या इसके पीछे भी कोई कहानी है? पूरा नाम नीरज कुमार पवन था, अभी भी वही है। भरतपुर पहली पोस्टिंग के दौरान ही कुछ मीडिया बंधुओं ने कहा कि थोड़ा लंबा है, इसको छोटा कर दें सर। मैंने कहा हाँ कर दीजिए, तो वो उन्होंने नीरज कुमार पवन की जगह नीरज के पवन उन्होंने कर दिया। अक्सर लोग नौकरी लगने के बाद में अपनी पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, तो पीएचडी करने का आपके मन में कैसे आया? शिक्षा से जितना जुड़े रहें उतना मेरा भाव रहता है कि जितना जुड़ा बना रहे उतना अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर नीरज के पवन आईएएस, जो वर्तमान में खेल एवं युवा मामलात विभाग के शासन सचिव हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट पर। थैंक यू जी। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आप एक चर्चित आईएएस अफसर हैं जी, तो सबसे पहले आपके मन में कब आया कि मुझे आईएएस बनना है और कब निर्णय लिया आपने? देखिए, ये बहुत पहले से तैयारी हो गई थी। मेरे माता पिता ने सोचा कि उनका बेटा आईएएस बने, तो मुझे बहुत बचपन से ही ये कहा गया कि आपको बड़े होकर के आईएएस बनना है। और इसीलिए मैं 12th पास करके जब महाराजास कॉलेज में 95 में एडमिशन लिया, तब से लेकर के ये मन में ये भावना थी कि ग्रेजुएशन के बाद पीजी और उसके बाद आईएएस का एग्ज़ाम देना है। तो ग्रेजुएशन के दौरान भी, पीजी के दौरान भी जो आपका कोर्स है उसके साथ साथ आईएएस किट में जो चीज़ें यूपीएससी जो अपेक्षा करती है उसकी तैयारी साथ साथ ही चालू कर दी थी। तो वैसे तो मैंने बीएससी किया जूलॉजी बॉटनी साइको से और एमएससी किया क्लिनिकल साइकोलॉजी से, लेकिन उसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, इन सब की तैयारी फर्स्ट ईयर से ही चालू कर दी थी। तो और फिर उसके साथ साथ परिवेश भी ऐसा मिलता गया। हम 3 दोस्त मिले और तीनों दोस्त, आज आपको जान के खुशी होगी कि तीनों आईएएस हैं। और तब एक सपना देखा कि हम कोशिश करेंगे तो 8 साल तक उस सपने को अच्छे से पालित पोषित करते रहे, तैयारी करते रहे। हम कोई भी हमारा कोर्स कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, उसके साथ साथ एक निगाह यूपीएससी के सिलेबस पे जरूर रखें। हमेशा गोल यूपीएससी का ही रहा? गोल यूपीएससी का ही रहा हमेशा। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? मतलब प्रिविलेज थे या संघर्षशील थे या परिवार में भी कोई आईएएस था? नहीं, परिवार में आईएएस उस समय तो नहीं थे, लेकिन बाद में मेरे चाचा जी वो आरएएस टू आईएएस बने। मेरे फादर, मेरा जन्म तो एक शिक्षक के घर में हुआ था। वो मेरे माता पिता दोनों टीचर्स थे, लेकिन वो फिर काफ़ी ग्रोथ मोटिवेशन, सरकारी टीचर थे। तो बिल्कुल मैं इसीलिए मेरी पढ़ाई भी सारी राजकीय प्राथमिक, राजकीय उच्च प्राथमिक, गवर्नमेंट स्कूल्स में, गांव के हिंदी मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल में सारी पढ़ाई हुई मेरी। तो क्या ये वही स्कूल थे जहाँ आपके पेरेंट्स पढ़ाया करते थे? कुछ जगह प्राथमिक स्तर पे तो जहाँ मेरे पेरेंट्स जहाँ पढ़ाते थे वहीं पर,
उसके बाद मेरे फादर चूंकि DYSP हो गए थे किशनगढ़ बास में, तो 12th मैंने अलवर में एक जगह किशनगढ़ बास, वहाँ से मैंने किया। उसके पास में एक बास कृपाल नगर एक गांव है, वहाँ 12th साइंस थी वहाँ पर, तो 12th वहाँ से किया। पर प्रकृति का क्रम ऐसा बनता चला गया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सारे राजकीय सरकारी स्कूल थे, हिंदी मीडियम थे, और वहाँ से निकल के आना और एक सपना लेकर के आना जयपुर में कि हम IAS बनेंगे, और IAS को की एग्ज़ाम को वो इंग्लिश में दिया। तो वो एक अलग कहानी है कि पूरी ज़िंदगी आपने जब हिंदी में पढ़ाई की है तो आप एग्ज़ाम कैसे IAS में देंगे, इंटरव्यू कैसे आप इंग्लिश में देंगे आप, तो लेकिन वो हो पाया और ये परिणाम आपके समक्ष है। एक सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके मन में तमाम तरह की इनसिक्योरिटीज होती हैं, उसको ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा हमें सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बावजूद भी और फिर इंग्लिश मीडियम से आपने एग्जाम दिया और IAS बने, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो सरकारी स्कूल में? बिल्कुल, मैं सभी बच्चों से यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने आप को कभी भी दोयम नहीं माने, वी आर सेकंड टू नन। एक ऐसी धारणा जो जनरली हो जाती है कि तो हिंदी मीडियम का बच्चा है, कोई HMT कहते हैं, हिंदी मीडियम टाइप्स कहने लग जाते हैं, या सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ है। मेरा बहुत गहरे से मानना है कि सरकारी स्कूलों से पढ़कर भी, हिंदी मीडियम से पढ़कर भी बहुत अच्छे मकाम हासिल किए जा सकते हैं। अब तो अवसरों की उपलब्धता, अपॉर्चुनिटीज लगभग सबके लिए सब बराबर है, तो कोई कहीं भी किसी भी फील्ड में हो ना, यूं ही नहीं कि UPSC देकर के IAS सबको बनना है। जिस भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में आना चाहें, कुछ बिजनेस करना चाहें या कुछ और बनना चाहें, सबके लिए अवसरों की समानता सबके लिए बराबर है। मेहनत पुरजोर करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। और फिर मैं ये गहरे से मानता हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चे चूँकि ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो वंचनाओं में, अभावों में रहते हैं, उनके पास वो सारी सुविधाएं नहीं होती जो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे के पास होती है। इसलिए उसको संघर्ष करना, उसको मेहनत करना और अपने आप में परिष्कार करते लगातार चले जाना, उसकी भावना सरकारी स्कूल के बच्चे में ज़्यादा क्षमता होती है। तो अगर अभी अपना तय निर्णय ले लें और तय कर लें, तो उसके पास परिणाम की जो संभावना है वो ज़्यादा अच्छे से होगी। एक जो सरकारी स्कूल और हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, जब वो किसी प्राइवेट स्कूल के और अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ में बैठते हैं, तो उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो फील होता है, बिल्कुल, उससे कैसे डील करा जाए? बिल्कुल, आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं सब में वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम सब में भी था। हमें भी ये लगता था कि हम तो सरकारी स्कूल से निकल के, कुछ कहते हैं हम ज़ेविराइट्स हैं, हम कई बार तो प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत रहती है, तो उस पे हंसी मजाक बनाते हैं टीचर्स भी और बच्चे भी। हाँ, तो जो अपनी लेगेसी को, हम ज़ेविराइट्स हैं, हम सेंट पोलियंस हैं, हमें ये कहना होता है हम तो टाटपोलियन, हम टाटपट्टी वाले हैं। हमारे ज़माने में तो ये तो उन सरकारी स्कूलों में टाटपट्टी हुआ करती थी, अब तो फिर भी चलो स्टूल से बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, पर उसमें उस ज़माने में, और गाँव का सरकारी स्कूल जहाँ ज़मीन पे बैठना है और टाटपट्टी पे आप जल्दी पहुँच गए तो मिलेगी, वरना वो भी नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी तमाम वंचनाओं और विषम स्थितियों से बच्चा जो निकल के आता है, उसको उसमें संघर्ष की क्षमता, उसमें जिजीविषा, उसमें आगे बढ़ने की ललक वो बहुत ज्यादा होगी, बजाय उसके जिसको सब कुछ थाली में परोस दिया गया हो। तो जो अपने दम पर तैयारी करके, जयपुर में जब मैं मार्जस कॉलेज में एडमिशन लिया, तब यहाँ दूसरे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आते हैं कई जगह से, तो उनकी सोच और उनका सोचने का तरीका, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रोनाउंसिएशन में भी कई समस्याएं होती हैं, बच्चा गांव से आता है, तो लेकिन उस सब को सुधारने की तरीका है। आप प्रयास करें, लगातार बात करें, खुद से बात करें। इंग्लिश में अगर कमज़ोर हैं तो स्पोकन इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो अपने आप से बात करना शुरू करें, एक एक छोटे छोटे 2-2 सेंटेंसेस से शुरुआत करें। अंदर जो हम सोचते हिंदी में है और फिर उसको इंग्लिश में उसको वर्जन तैयार करके बोलते हैं, उसकी बजाय कोशिश ये करें कि धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस ही अगर इंग्लिश में सोचने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे वो होता चला जाएगा। और मन में ये विश्वास रखें कि आप किसी से कम नहीं हैं, आप में लगभग सब में 450 ग्राम ग्रे मैटर सबने भगवान ने बराबर दिया है। जो दूसरा द्रव्य है 450-500 ग्राम के बराबर सबके पास है। कौन कितना प्रयास करता है, कौन कितनी मेहनत करता है, अगर आप में मेहनत करने की क्षमता है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।
आप जब जयपुर महाराजा कॉलेज में आए तो यहाँ आप देखते हैं कि छात्र राजनीति का भी एक चस्का रहता है और युवा जैसे जो स्कूल है उसके बाद कॉलेज में आता है तो एक अलग तरीके की लाइफ स्टाइल देखता है, तो कई बार डिस्ट्रैक्शन का भी काम करती है। तो आपने उसको कैसे डील करा? नहीं, हमने एक राजनीति से बिल्कुल दूर थे। हमें किसी भी प्रकार की न तो पॉलिटिक्स में पढ़ना था, हमारा एक ही लक्ष्य था, हमें आईएएस बनना है। उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो जो कदम उठाए जाने हैं वो लगातार 3 साल 5 साल 8 साल तक लगातार हम, और चूंकि जो ट्रायो मिल गया था, जो 3 लोगों की दोस्ती हो गई थी, उन सब ने उतनी ही गंभीरता से उस बात को रखा, उसको अपने आचार विचार व्यवहार में उसको रखा कि हम एक लक्ष्य लेकर के जयपुर आए हैं, वो लक्ष्य की लब्धि तक हमें सतत उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाना है। तो हम उसी विचार के साथ आगे बढ़ते गए। मेरी जानकारी के अनुसार आपने प्लान बी भी नहीं बनाया था, सिर्फ यूपीएससी का ही आपने एग्जाम दिया, उसके अलावा कोई और नौकरी का एग्जाम भी नहीं दिया। बिल्कुल, कोई दूसरा एग्जाम। इतना भरोसा कैसे था कि आपने प्लान बी भी नहीं बनाया? यही भरोसा मैं आज की पीढ़ी को देना चाहता हूं कि खुद पर इतना भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर, अपने प्रयास पर, परिणाम ईश्वर देगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। आपके हाथ में मेहनत है, आपके हाथ में परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अवसर है कि आप इतना परिश्रम करें, अपने आप को पूरा झोंक दें उसमें। तो जो भी टारगेट आपने लिया है, आपको टीचर बनना है, आपको आरएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी दिशा आपने तय किया है उसमें अपना सर्वस्व लगा दें, और इतना जोर से लगाएं कि धीरे धीरे समय कालखंड में ऐसी स्थितियां आएंगी जब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कहीं प्लान बी सोच लूं तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप में खुद पे भरोसा है और आपको ये लगता है कि नहीं, मैं जो प्राचीन काल में कुछ लोग किसी दूसरे द्वीप पर जाते थे तो दूसरे द्वीप पर जाके सबसे पहले खुद की कश्ती तोड़ देते थे कि अगर या तो जीत करके इन्हीं की कश्तियों से वापस जाएंगे या लड़ते लड़ते यहीं खेत हो जाएंगे। तो इतना भरोसा, इतना विश्वास कि अगर हम यहाँ आए हैं तो यहाँ से विजय ही लेकर के जाएंगे। इस तरीके की स्पिरिट रहेगी तो जीत भी मिलेगी। और अगर सभी बच्चे अगर ये मान के चलें कि हम कोई दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, कोई अगर जो प्लान बी है वो उसमें लग जाएं, तो जो प्लान ए की क्षमता है वो अपने आप कम होती चली जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने तो कहा भी है कि आप एक समय पे एक गोल पे ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल मेरा बहुत गहरे से मानना है कि आप अपनी तमाम शक्तियों को, एक छोटा सा लेंस होता है, उसमें जितनी ऊर्जा पड़ती है उसको एक केंद्रीभूत करके एक जगह लगाते हैं तो वह आग लग जाती है वहां पर। तो इंसान की जितनी शक्तियां हैं उनको पूंजीभूत करके, उन सबको एकत्र करके आपने अगर एक लक्ष्य पे लगा दिया तो जरूर सफलता मिलती है। आपने 3 दोस्तों का जिक्र करा कि आप 3 दोस्त थे जिनका एक ही गोल था कि यूपीएससी क्लियर करना है, तो तीनों की जोड़ी अभी भी है, बनी हुई है क्या, और उन तीनों को सफलता मिली या नहीं मिली? बिल्कुल, तीनों की जोड़ी अभी भी बनी हुई है, वो ट्रायो अभी भी है। मैं राजस्थान में हूँ, कमल पंजाब में है, सुरेंद्र वैसे काडर यूपी का है लेकिन अभी वो दिल्ली है। तो आप एक साथ यूपीएससी क्लियर किया? 2 एक साथ हुए 2003 में, और एक जो सुरेंद्र 2005 में हुए। पर हाँ, तीनों हो गए। सक्सेस स्टोरी 100%, यानी स्ट्राइक रेट आपका 100%। आपकी पहली पोस्टिंग खैर एसडीएम के तौर पे भरतपुर में हुई, फिर उसके बाद में आप भरतपुर कलेक्टर भी बने, तो भरतपुर से आपका एक खास नाता है। बिल्कुल। तो वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा? भरतपुर ब्रज क्षेत्र है, भगवान कृष्ण की भूमि है, और वो उसकी अपनी विशेषताएं हैं। जो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। भरतपुर में एसडीएम का पीरियड रहा और 1.5-2 साल का, या उसके बाद कलेक्टरशिप का जो टाइम रहा, बहुत कुछ सिखाया भरतपुर ने। और उसके बाद एसडीएम भरतपुर के बाद में कलेक्टर डूंगरपुर गया था, तो ब्रज क्षेत्र, उसके बाद फिर मेवाड़, तो इन सब की हमारे राजस्थान की ये बहुत अच्छी बात है कि हम अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ के लोग, वहाँ का खान पान, वो काफ़ी भिन्नता लिए हुए है। तो पूरे राजस्थान में जब आप ब्रज क्षेत्र में आपने देखा होगा थोड़े से खड़ी बोली है, वो भगवान कृष्ण को भी अब साख्य भाव से मानते हैं, दास्य भाव नहीं है, वो मतलब सखा है तो हमारे। तो इतना अच्छा सा पीरियड रहा। भरतपुर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ
मेरे जीवन में आने वाले समय में जो चुनौतियां आने वाली थी उसके लिए तैयार किया। और कुल मिला के ये कहें तो भरतपुर ने काफ़ी कुछ दिया है। और अभी भी मैं अब जब परिक्रमा लगाने जाता हूँ तो अभी भी मुझे वो सब दिन याद आते हैं कि यहाँ मैं SDM था, यहाँ कलेक्टरशिप के दौरान यहाँ ये काम हो पाया था। तो बहुत अच्छी सी यादें भरतपुर से जुड़ी हुई हैं। आप निम्बा हेड़ा भी रहे, लेकिन कुछ दिनों के लिए रहे, वो 3 दिन के लिए था। 3 दिन के लिए। तो वो क्या था, ऐसे क्या रीजन था उसके पीछे? मसूरी में ही हमारी पोस्टिंग आ गई थी। जब फेज 2 करके हम जब आए यहाँ पर तो जयपुर आके पता चला कि आपको निम्बाहेड़ा ज्वाइन करने जाना है। हम चित्तौड़ पहुंचे, फिर वहाँ लेकिन सरकार की कुछ ऐसी प्राथमिकता रही होंगी तो उस समय 3 दिन बाद वहाँ से चेंज करके मुझे भरतपुर लगा दिया था। तो शुरू में तो बड़ा अजीब लगा कि कहाँ निम्बाहेड़ा, वो चित्तौड़ था, मेवाड़ था वो, और उसके बाद भरतपुर। तो शुरुआत में तो काफ़ी टफ लग रहा, लेकिन कुल मिला के जो ईश्वर करता है वो अच्छा के लिए करता है। डॉट्स बाद में जुड़ते हैं। जो भरतपुर ने दिया शायद वो निम्बाहेड़ा नहीं दे पाता। तो इसलिए चूंकि वहाँ की चुनौतियाँ, वहाँ की समस्याएं थोड़ी अलग तरह की थी, तो उनका समाधान करने में काफ़ी लर्निंग्स रही। और कुल मिला के भरतपुर के साथ बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। एक आपका नाम को लेकर भी ऐसे लगता है जैसे नीरज के पवन 2-3 नामों को लेकर के बनाया गया हो। तो ये आपको बर्थ नेम है या इसके पीछे भी कोई कहानी है? बिल्कुल, मेरा नीरज मेरा नाम है। पूरा नाम नीरज कुमार पवन था, अभी भी वही है। भरतपुर पहली पोस्टिंग के दौरान ही कुछ मीडिया बंधुओं ने कहा कि थोड़ा लंबा है, इसको छोटा कर दें सर। मैंने कहा हाँ कर दीजिए। तो वो उन्होंने नीरज कुमार पवन की जगह नीरज के पवन उन्होंने कर दिया। जो पवन है इसमें ये टाइटल है। ये मेरे पापा चूंकि कविताएं लिखा करते थे, तो वो उनका टाइटल था। तो वो टाइटल मेरे को भी मेरे पिता से मिला, तो नीरज कुमार पवन इस तरह से नीरज के पवन बन गया। मैंने सुना है कि आपकी भी जो कविताएं रचनाएं आप करते रहते हैं, हिंदी उर्दू में गजलें भी लिखते रहते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरे को हिंदी और उर्दू में जो ख्यातनाम शायर हुए हैं उनको पढ़ना, उसके साथ साथ ये तो माँ सरस्वती की कृपा कभी कभी होती है। जब कोई शेर, हमें ये सिखाया गया है कि आप नहीं लिखते हैं, माँ वीणा पाणी जिस दिन चाहती हैं तो 2 छंद या 2 पंक्तियाँ वो ऊपर से उतरती हैं। अगर वो अच्छी बन पड़ी तो माँ सरस्वती की हैं, और आप तो बस प्रयास करते रहते हैं। हाँ, तो मैं साहित्य अनुरागी व्यक्ति ज़रूर हूँ। मुझे हिंदी और उर्दू की गज़लें, छंद, शेर, ये सब पढ़ना, और कभी कभी ऐसा हो पाया कि मुझसे भी 2 पंक्तियां लिखी जा सकी तो वो बीच में कभी कभी हो पाया। आपकी 2 कोई पसंदीदा लाइनें क्या रहेंगी? मैं जब बच्चा था तब ये 2 पंक्तियां लिखी थी। तौफीक तो इतना है हुजूर कि मंजिल खुद बोस कदमी करे। तौफीक मतलब तो कैलिबर, सामर्थ्य। जी। तौफीक तो इतना है हुजूर कि मंजिल खुद बोस कदमी करे, इंतज़ार है तो सिर्फ वक्त की गवाही का। तो वक्त कब गवाही देगा, वो वक्त कब आएगा जब आप जीतोगे। पर विश्वास ये रखिए कि आप में कैलिबर अद्भुत है, अपरंपार असीम संभावनाओं का विपुल सागर आपके समक्ष खड़ा है। सब में मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ कि जो मैं कर सकता था, तो और भी जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं इसको, उन सब में उतना ही सामर्थ्य है, वो सब कर सकते हैं। बस मेहनत करने और खुद पे भरोसा करने की आवश्यकता है। बहुत खूब। मैंने सुना है आपको गार्डनिंग भी पसंद है? हाँ बिल्कुल, मुझे हरियाली, और मेरे घर के आसपास भी मैंने काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और खुद भी कोशिश करते हैं कि जिस मौसम के प्रसून पुष्प आ सकते हैं उनको हम अपने घर पर या छत पर या छोटे गार्डन में जहाँ कहीं पॉसिबल है, मेरे ऑफिस में भी मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर थोड़ी सी हरियाली रहे। तो जो पौधे अंदर घर के अंदर या कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर लगाए जा सकते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको लगाएं। और अभी तो चर्चा भी ऐसी होती है कि अब लग्जरी के तौर पे गार्डनिंग जो है वो हॉबी को कोई एक्सेप्ट करेगा या हरियाली रहेगी तो वो एक वन ऑफ दी लग्जरीज मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक और जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपको एक संकट मोचक अधिकारी के रूप में जाना जाता है, चाहे कोई सी सरकार रही हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, तो इसके पीछे आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, राज्य सरकार हमें विभिन्न भूमिकाओं में विभिन्न अलग अलग समय पर नियुक्त करती है। तो उस समय उस स्थान की जो आवश्यकताएं होती है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको निभाएं। वहाँ पर आपका पदीय कर्तव्य है, वो आपको तनख्वाह मिलती है उस काम को करने की।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे अपेक्षा की गई, जैसे कि मेरे जीवन काल में कई बार हुआ कि जो आपके पद ही कर्तव्य नहीं थे, लेकिन आप चूंकि आप नेगोशिएशन में या उस व्यक्ति को आप ज़्यादा अच्छे से जानते थे, तो ऐसी स्थिति में जो मेरे अलग अलग समय जो मेरे रिश्ते रहे, उसमें अगर सरकार ने जो टास्क हमको दिया, उस टास्क को पूरा करने के लिए हमसे जो हो सकता था हमने पूरी कोशिश की, वो सफल होता गया। तो वो ईश्वर का आशीर्वाद मैं मानता हूँ। उन स्थितियों में जो हमारी लीडरशिप रही होगी, उन लीडरशिप ने मुझ पर भरोसा करके और हमें आगे किया बात करने के लिए, तो लीडरशिप का भरोसा, उनकी रणनीति सफल हुई होगी। और आखिरी चीज़, जो किसी भी नेगोशिएशन में 3 पार्टीज होती हैं, एक पक्ष, दूसरा पक्ष और एक जो नेगोशिएटर जो बीच में जो करा रहा है, तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे की विन विन सिचुएशन समझी होगी, तब जाके एक अच्छा सा समाधान निकल पाया होगा। तो मैं बहुत विनम्रता से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हाँ, मैं उस भूमिका में जब मुझे कहा गया, हमने कोशिश की, परिणाम सफलकारी रहा, सफल रहा, ये ईश्वर की व्यवस्था कुछ रही होगी। अपने ऊपर मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेता। इसका एक उदाहरण गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी देखा गया कि जब पटरी पर आंदोलन चल रहा था और आप सरकार की तरफ से वार्ता करने के लिए आप वहाँ आंदोलन स्थल पर भी गए, जो आंदोलन पहले पूर्ववर्ती सरकार में उग्र भी हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी आप वहाँ गए, सफल वार्ता हुई। तो क्या आपके मन में ऐसा लगता नहीं था कि कोई अनहोनी हो सकती है जिसमें पहले गोलियां चल चुकी थी? आपको तो पता ही है कि उसमें कितने आपके होते हुए उसमें बिल्कुल भी उग्र नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं। 72 लोगों की डेथ हुई थी एक ही वर्ग विशेष के, उसके डेथ तो और भी ज्यादा की हुई थी, लेकिन एक वर्ग विशेष के काफी संख्या, तो एक पृष्ठभूमि थी जिसमें वो आंदोलन एक डिफिकल्ट टास्क था। तो मानव होने के नाते से एक जो धड़कन बढ़ना, जो एक स्वाभाविक सा डर है, वो डर तो बिल्कुल मुझे भी लगा ही होगा। लेकिन हाँ, मुझे ये भरोसा था कि ईश्वर साथ है। जो टास्क मुझे दिया गया है, मुझे उसको पूरा करने के लिए पटरी पर जाकर के भी बैठना होगा। तो मैं आराम से सहज भाव से वहाँ जाकर के बैठा, उनसे बात की, बात करके उनकी जो बात थी वो सरकार तक पहुँचाई, सरकार की बात उन तक पहुँचाई। नेगोशिएशन में यही चलता है कि एक पक्ष अपनी बात रखता है, दूसरा पक्ष दूसरी बात रखता है, दोनों का बीच का रास्ता निकाल करके कोई एक कॉमन फ्रेम पे पहुँचते हैं, जिसपे सरकार की बात भी कुछ मान ली गई कि नहीं, अब आपका आंदोलन नहीं करना है, इसको यहीं समाप्त करना है। उनकी जो डिमांड थी वो जिस हद तक पूरी हो सकती थी कानूनी फ्रेमवर्क में, वो सरकार ने मानी। तो दोनों पक्षों को हमने सेतु का काम किया। सेतु बनने के लिए हमें सरकार ने और दूसरे पक्ष ने, दोनों ने हम पे भरोसा जताया। उसके लिए आज भी धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी बात सुनी और सुन करके लाठी, गोली, एक बूंद खून की बिल्कुल भी नहीं ऐसा खून खराबा हुआ। शांतिपूर्वक तरीके से वार्ता पर हमारा बहुत गहरे से मानना है था कि पहले जो कुछ हुआ, अगर उसको हम पीछे छोड़ दें तो बातचीत के माध्यम से कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तो आपकी जो भी डिमांड है, हम वो डिस्कशन की टेबल पे आए, बातचीत हुई और समाधान निकला। आज आप देख ही रहे, मैं किसी कार्यक्रम में गया था तो वहाँ मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि इतने हजारों बच्चे आज उसका लाभ लेकर के एक पूरी आमूलचूल पीढ़ी में परिवर्तन आ गया है। तो बहुत बड़ी बात हो पाई। और अगर मैं उस संपूर्ण प्रक्रिया का एक हिस्सा था तो ये मुझे मान के चलिए कि वो बहुत बड़ी श्रृंखला का मैं छोटी सी कड़ी था। हाँ, वो कड़ी ने काम किया दो चीज़ों को जोड़ने में, सरकार का पक्ष और जो दूसरा पक्ष था, उन दोनों के बीच में हम कड़ी के रूप में जरूर काम किया। आपकी लाइफ की जो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसमें 2016 में एक झटका लगा। वो झटका ये था कि जब आप भरतपुर में कलेक्टर थे तो ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब अखबार में आपके अच्छे कार्यों की या फिर गलत के खिलाफ जो अपनी जो कार्रवाई की उसकी खबरें नहीं आती हों। रोजाना आपका जिक्र होता था, लोग आपको रोल मॉडल और हीरो मानने लगे थे। यहाँ तक कि भरतपुर में आम व्यक्ति भी ये चर्चा करता था कि ऐसा कलेक्टर पहली बार मिला है भरतपुर को। और ये भी था कि आपने अपना पर्सनल नंबर भी लोगों को दे रखा था, जो आधी रात पे भी कॉल करते थे तो आप उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन जब आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे 2016 में, तो वहाँ के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि नीरज के पवन जैसा ईमानदार और इतना एफिशिएंट अफसर भी ऐसा कर सकता है। तो ये उस पूरे मामले की आज आप थोड़ा सच्चाई बता दीजिए। नहीं, आप बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे जीवन का एक बहुत डार्क फेज या ऐसा कालखंड आया जिसमें मैं अपना पक्ष सही तरीके से रख ही नहीं पाया कि मेरी उस दौरान मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि अब वैसे तो ये सारा मामला न्यायिक अवलोकन में है। मुझे राजस्थान की, भारत की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हाँ, मैं इस स्तर पर ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वो मामला हो या उसके बाद के जो कुछ और मामले जो जिसमें मेरा नाम आया, वो उनमें मेरी कहीं कोई गलती नहीं थी। मैं सक्षम स्तर पर अपनी बात पहुंचाने में शायद सफल नहीं हो पाया होगा। ये एक अच्छी बात है कि जब सक्षम स्तर तक मेरी बात पहुंची, उनको हमने बताया कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और फिर उसके बाद किसी ने कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा और उसके बाद सब कुछ सा ठीक होता चला गया। जहाँ तक आम जनता के मन में परसेप्शन की बात है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बारगी सबको ये लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल, जो आपका रोल मॉडल रहा हो उस पे लांछन अगर लग रहा है तो उन्हें भी दुख महसूस होता है। उन्हें भी सबको बहुत दुख हुआ होगा। तो मैं आज ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एक समय ज़रूर आएगा जब मैं बिल्कुल सभी प्रकार के लांछन और जितने दाग मेरे मस्तक पर लगे हैं वो सब एक दिन ज़रूर साफ़ होंगे। मैं बिल्कुल क्लीन होकर के निकलूँगा। और ये बात सही है कि जीवन के इस संपूर्ण प्रक्रम में कभी कभी ऐसी चुनौतियाँ, ऐसे समस्याएं आती हैं जब आप पे उंगलियाँ उठी, आप पे आरोप लगे, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप, अगर आप सही हैं तो आप बिल्कुल स्पाक साफ तरीके से, निष्पक्ष होकर के, पूर्ण रूप से आपाद मस्तक अपने आप को प्रस्तुत कर दें कि देख लीजिए, अगर लगता है कि मैं गलत हूँ क्या कहीं पर भी, अगर न्याय व्यवस्था से अगर सब तरीके से क्लीन अगर आप होकर निकल जाते हैं तो आम जनता का भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं, हमने जो सोचा था वो सही सोचा था, ये व्यक्ति वैसे नहीं है। बाद में जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही और जहाँ जो भी हम काम ठीक से कर पाए, उसकी वजह भी जनता, जो बाद में भी बीकानेर वाले लोग हों, चाहे बांसवाड़ा के हों, वो इसीलिए आज भी जुड़े हुए हैं और उनके मन में भावना यही है कि नहीं, वो जो कुछ भी हुआ होगा वो न्यायिक व्यवस्था के तहत वो उसकी जो समीक्षा हो रही है। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे तब भी विश्वास था, आज भी विश्वास है कि कोई भी उन प्रकरणों को ध्यान से देख लेगा तो बिल्कुल वो मानेगा कि नहीं, इसमें इनकी गलती नहीं थी। और लेकिन कोई बात नहीं, वो कालखंड ऐसा आया जिसमें मुझ पे लांछन लगे थे और मैं उससे गुजरा हूँ पूरे 1.5-2 साल तक। क्या आपको लगता है कि उस समय आपकी जो लोकप्रियता थी वो एकदम से हाइट पे जा रही थी जी, आप एक सेलिब्रिटी आईएएस के तौर पे उभर रहे थे, तो वो किसी की साजिश हो सकती है उसके पीछे? अब इस विषय में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कई मित्रगणों ने, कई जो मेरे साथी थे, उन्होंने इस दिशा में भी संकेत किया था। लेकिन हाँ, हम उसको ये मान के चलते हैं, जो भी था, ईश्वर सबके जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर आप हाई फ्लायर हो, अगर आप इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हो, तो ऐसे अवरोध आने की संभावना होती है। आपसे अपेक्षा है कि उनको क्रॉस करते हुए वापस से अपने आप को समेटें। अगर आप ठीक हैं तो अपने आप को न्यायिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक अवलोकन के लिए प्रस्तुत करें, और पाक साफ है निकलते हैं तो वापस से मेहनत चालू करें। उस घटना के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव आया? क्या आपके चाहने वाले के जो लोग थे उनमें भरोसे की कमी आई या अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल, बल्कि उसने एक अवसर भी ये दिया कि छन्नी हो जाए कि जो लोग केवल पद से या पोस्ट से जुड़े थे वो लोग अपने आप दूर होते चले जाते हैं, और जो वास्तव में दिल से जुड़े थे वो लगातार आपके साथ खड़े रहते हैं। जीवन में सबके, किसी के भी समस्या आ सकती है और किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है, तो लेकिन अगर आप सही हो और आपका अंतःकरण शुचितापूर्ण है, वो शुद्ध है, तो आप सही दिशा में अपनी मेहनत करते चलें। धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा। जैसा आपने कहा कि फिल्टर लोग हो जाते हैं, अभी सरकार ने आपको आरोपों के बावजूद भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है। आप अभी खेल एवं युवा मामलात में शासन सचिव में, तो आपके कार्यकाल में क्या नवाचार किए गए हैं और क्या किए जा रहे हैं? देखिए, लगभग मैं इससे पहले बांसवाड़ा डीसी था, उसके पहले बीकानेर डीसी था। अभी मैं यहाँ पर इस 1 साल से इस खेल एवं युवा मामले विभाग को संभाल रहा हूँ। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, आपने देखा होगा कि यूथ सेंट्रिक बहुत सारी योजनाएं ऑनरेबल पीएम भी लेके आए हैं और ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कई जगह पर घोषणाएं की हैं। तो खेलों की दुनिया को और अच्छे से बढ़ावा दिया जाए, उसमें पारदर्शिता लाई जाए, उसमें जो योग्य है उसको मौका मिले। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम ढंग से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, नंबर 1।
दूसरा सबसे बड़ी चीज जो ऑनरेबल पीएम ने घोषणा करी है, फिट इंडिया मूवमेंट की, पूरा एक अभियान, जन अभियान के रूप में उन्होंने शुरू करने का आग्रह किया है कि पूरा देश फिट रहे। उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने फिट राजस्थान की घोषणा करी है। तो हमारा पूरा राजस्थान के सभी युवा, सभी लोग फिटनेस की तरफ आगे बढ़ें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत के स्तर पर एटलीस्ट एक खेल मैदान हो, उसको नरेगा के माध्यम से बनाया जा रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 90% ग्राम पंचायतों में एक कोई ना कोई खेल मैदान, किसी स्कूल में हो, चाहे वो किसी संस्था में हो, प्राइवेट का हो, कोई ना कोई खेल मैदान तैयार हो रहा है। और खेल सामग्री, किसी भी खेल को बढ़ावा देने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं, खेल सामग्री, कोचिंग और खिलाड़ी। तो खिलाड़ी हर गांव में उपलब्ध हैं। अगर हम थोड़ी सी उनको कोचिंग करा दें, थोड़ा खेल सामग्री उपलब्ध करा दें, तो उसकी या ग्राउंड उपलब्ध करा दें, तो उससे काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं हम कि हर ग्राम पंचायत स्तर तक खेलों के संसार को ले जा सकें, और वहाँ जो बच्चा निकल के आएगा वो ब्लॉक लेवल पे खेले, जो ब्लॉक से जीतेगा वो डिस्ट्रिक्ट पे खेले, जो डिस्ट्रिक्ट से जीत करके राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर तक भी अपना नाम रोशन करे। सबसे बड़ी बात तो जिस प्रकार 2028 का ओलंपिक हमारे सामने खड़ा है, तो जो टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम भारत सरकार की योजना थी, उसी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी अपनी योजना बनाई है कि हमारे राजस्थान के बच्चे भी पोडियम फिनिश करें। ओलंपिक पोडियम पर हमारा राजस्थान का कोई बच्चा, चाहे 28 वाला ओलंपिक हो, चाहे 32 वाला ओलंपिक हो, पर तैयारी हम करें। हमारे बच्चे, राजस्थान के बच्चे किसी न किसी गेम में ओलंपिक मेडल लेके आते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी। तो उसकी तैयारी के लिए राज्य सरकार का, माननीय मंत्री महोदय का काफ़ी मन रहता है, काफ़ी आग्रह रहता है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के बच्चों को वो एनवायरनमेंट दे सकें, वो कोचिंग दे सकें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग भी अगर आवश्यकता है तो वो भी दे सकें, ताकि हमारा बच्चा दुनिया में जब ओलंपिक पोडियम के उस गेम में जाए तो वहाँ पर उसको पोडियम फिनिश जरूर हो। सर, अक्सर लोग नौकरी लगने के बाद में अपनी पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आपने आईएएस बनने के बाद में पीएचडी की जी। तो पीएचडी करने का आपके मन में कैसे आया? देखिए, मैं शुरू से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं थोड़ा साहित्य अनुरागी व्यक्ति हूँ। मुझे पढ़ने और इससे जुड़े रहने का शुरू से शौक़ रहा है, और अभी भी मैं लगातार कोई ना कोई बुक्स पढ़ता रहता हूँ। उसी दौरान ये विचार आया कि बीएससी, एमएससी, एमफिल के तो पूरी नहीं हो पाई थी, पीएचडी कर ली जाए। तो 2009 में मैंने रजिस्टर कराया था और 2015 में पीएचडी कंप्लीट हो गई। और अब नीरज के पवन से आप डॉक्टर नीरज के पवन हो गए। तो एक अच्छा भावना थी, और शिक्षा से जितना जुड़े रहें उतना मेरा भाव रहता है कि जितना जुड़ा बना रहे उतना अच्छा है। और चूंकि पीएचडी भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही की थी, तो मेरे बीएससी साइको, एमएससी साइको, आईएएस में भी साइको था, और साइकोलॉजी जो आपको पता है कि जीवन जीने का तरीका है एक, तो पीएचडी भी करते समय भी यही भाव रहा कि इस विषय के साथ जुड़ाव बना रहे। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अभी भी जो बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजी या साइको से निकल के आते हैं उनसे जुड़ाव और मेरा तादाद में मुझे महसूस होता है। और शिक्षा की अध्ययन अध्यापन की जो प्रक्रिया है जीवन भर चलती रहनी चाहिए। संस्कृत का एक श्लोक है, अजरामरवत प्राज्ञो विद्यार्थम चिंतियेत गृहीत्य केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। इसका अर्थ ये हुआ, अपने आप को अजर अमर मानते हुए विद्याध्ययन करना चाहिए। पढ़ो कैसे कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, दिन मतलब पूरे जीवन पढ़ना ही पढ़ना है। और धर्म का आचरण कैसे करना है, जैसे मौत ने बाल पकड़ लिया हो, मौत आने वाली हो, मरता हुआ आदमी बिल्कुल धर्म का आचरण करने लग जाता है, ये भी दान दे दो, ये भी कर दो। तो धर्म का आचरण तो ऐसे करना जैसे मौत आ गई हो, और पढ़ाई ऐसे करना जैसे पढ़ना कभी है ही नहीं। एक और जो आजकल ट्रेंड में चल गया कि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो एक एग्जांपल देते हैं कि स्टीव जॉब ये ड्रॉप आउट था, मार्क जुकरबर्ग डॉट्स बाद में जुड़ेंगे। हाँ, तो क्या ड्रॉप आउट को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा बिल्कुल मानना है कि ड्रॉप आउट हो चाहे नहीं हो, कहीं से कोई भी शुरुआत की जा सकती है। जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। जिस दिन आपको शुरुआत करने का मन है उस दिन से शुरुआत कर लें, ड्रॉप आउट हो चाहे नहीं हो। वो कोई किसी ड्रॉप आउट को महिमा मंडन करने का हमारा किसी का उद्देश्य नहीं होता। इतना सा ये कहना है कि ड्रॉप आउट हो तो भी ये मान के चलो कि आपके जीवन के तमाम रास्ते बंद हो गए, ऐसा नहीं है। कोटा में आपने देखा कुछ घटनाएं जो हो जाती हैं, उसके पीछे यही भाव है कि साहब उसको ये लगा कि मेरे जीवन का अंत है। कोई एक असफलता, कोई एक विफलता आपके जीवन की तमाम परिभाषा को नहीं लिख सकती। हो सकता है आप में कुछ और संभावनाओं के लिए आपको ईश्वर ने बनाया हो, और
कुछ भी ऐसा नहीं होता जो आपकी यही लीला को समाप्त करने के लिए आपको पर्याप्त आधार दे दे। मेरा बहुत गहरे से मानना है कि आपने जब शुरुआत करी आप ज़रूर सफल हो गए जिस दिशा में, जैसे आपने ये पॉडकास्ट शुरू किया। मेरी शुभकामनाएं आपको कि आप बहुत सारे फॉलोअर्स जाएं, आप इस दिशा में इतना अच्छा काम करें, इतना अच्छा काम करें। एक दिन हमको लगे कि उस पॉडकास्ट में मैं भी गया था। तो हमें विश्वास है कि अगर आप शुरुआत जब भी करेंगे, आपकी दिशा और मंतव्य सही है, और अगर आपने प्रयासों में अपनी पूरा पुरजोर लगा रखा है तो जरूर सफलता मिलेगी। सर, पूर्ववर्ती सरकार में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक एवं शहरी ओलंपिक भी चलाए गए थे, जिनसे गांव-गांव तक खेल की भावना जागृत हुई थी। तो वर्तमान सरकार में भी ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है? बिल्कुल बजट घोषणा में मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करी है कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स कराए जाएंगे। और वो ग्राम पंचायत पे, जो मैंने जैसा आपको बताया, ग्राम पंचायत के लेवल पे होंगे, फिर वो वहां से जो टीमें जीतेंगी वो ब्लॉक लेवल तक आएंगी, ब्लॉक वाले फिर डिस्ट्रिक्ट पर, और डिस्ट्रिक्ट से जो जीत करके राज्य स्तर तक लेके आएंगे। तो एक बहुत बड़ी सी योजना बनाई गई है जिसके तहत पंचायत लेवल से जो टैलेंट हंटिंग होगी उसको राज्य स्तर तक, इवन राष्ट्रीय स्तर तक मौका देने का हम प्रयास करेंगे। तो खेलों के इस संसार को 2-3 तरीके से देखा जा सकता है। एक, हम मेडल के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मेडल्स आ सकते हैं जिनमें, उसके लिए प्रयास करें। दूसरा, कई प्रकार के ऐसे गेम होते हैं जो कि हम केवल मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं, जैसे रस्साकशी, सितोलिया, और वो ग्रामीण संसार में काफ़ी टाइम से खेले जाते थे, लेकिन किसी वजह से वो अब उनका खेला जाना कम हो रहा है। तो उन सबको भी वापस ला करके कुछ गेम्स ऐसे छांटे हमने जो पंचायत लेवल पे हो सकते हैं, उनकी रचना की जा रही है। और ये बात बिल्कुल सही है कि पंचायत से लेकर के राजधानी तक एक पूरा खेलों का इकोसिस्टम तैयार करेंगे जिसमें हर व्यक्ति भाग ले सके। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जमाने गए जब स्पोर्ट्स को और खेलों को ये कहा जाता था कि क्या करते हो, कि साहब मैं खेलता हूँ। अरे वो तो ठीक है, करते क्या हो। तो अब वो जमाना नहीं है। मेरे को अभी चेस जैसे एक गेम के कुछ लोगों ने बताया है कि जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक के भी, वो भी अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब खेलों के संसार में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपने अगर इधर एक्सेल किया तो आपको पढ़ाई से दूर होना पड़ेगा। सारे स्कूल्स स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब तो नई एजुकेशन पॉलिसीज में, एनईपी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसका एक हिस्सा है कि खेलों को अनिवार्य तौर पर हर स्कूल में, हर कॉलेज में उसका ध्यान दिया जाएगा। जो स्पोर्ट्स का कालांश है, जो स्पोर्ट्स पीरियड जिसको कहते हैं, वो अनिवार्यतः है उसमें स्पोर्ट्स करवाए जाएं। तो अब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा अगर केवल पढ़ाई करेगा तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब खेल भी खेले तो स्वस्थ भी रहेगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि एक स्वस्थ चित्त में ही एक अच्छा सा व्यक्ति, अच्छा कुछ भी परफॉर्म करना है उसको, तो उसकी बॉडी का भी फिट रहना आवश्यक है। तो अगर फिटनेस सही मेंटेन रहेगी तो चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कुछ भी अन्य किसी फील्ड में जा रहे हो, तो आप वहाँ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो नवाब बनना है या जो कुछ भी बनना है, लेकिन उसके लिए खेलों की दुनिया से आपको जुड़ के रहना होगा। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? बैडमिंटन। मैं बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ, वॉक करता हूँ और बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ। तो ये आप शौक के तौर पर या प्रोफेशनली भी आप? नहीं, शौक के तौर पर, बस शौक के तौर पर ही खेलते हैं। एक हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन एक और बड़ी समस्या ये है कि यहाँ का जो युवा है वो अनस्किल्ड है, और ऊपर से सोशल मीडिया आ गया तो दिन भर रील्स स्क्रॉल करता रहता है। तो उसका बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है? देखिए, आप ये बहुत बड़ी बात आप जानते होंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ अगर कहीं है तो वो हमारे देश में है। 150 करोड़ 142 करोड़ का ये देश, जिसमें यूथ का जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा, संख्या वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी। बाकी देश, कुछ देश बढ़ा रहे हैं, उनमें एजिंग काफ़ी हो रही है। हमारे यहाँ यूथ का चंक सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसमें हमने निवेश किया और इनको तैयार किया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम बात करते हैं, तो एकदम सही समय आ गया है। 2047 का विकसित भारत का सपना जो ऑनरेबल पीएम ने देखा है, उसमें हमारा आज का युवा बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। हम कभी विश्वगुरु थे या नहीं थे इसका पता नहीं, लेकिन आज हम उस कगार पे खड़े हैं कि बिल्कुल विश्वगुरु बन सकते हैं। किसी भी सेक्टर में आपको अगर स्किल्ड यूथ चाहिए तो उसकी सप्लाई कहीं से हो सकती है, तो भारत देश से हो सकती है, क्योंकि हमारे पास यूथ की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एनईपी हो
ऑनरेबल पीएम जिन 4 जातियों की बात करते हैं उसमें भी यूथ का वो कटिंग अक्रॉस है। मेरा यूथ युवा, मेरा यूथ नारी भी है, मेरा यूथ किसान भी है, मेरा यूथ कई मामलों में कहीं गरीब भी है। तो अगर युवा को अगर हमने तैयार कर लिया, उसे स्किल्ड बना दिया, और स्किल में 2-3 चीज़ें मोटी मोटी आती हैं। सबसे पहली चीज़ उसको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़ा बहुत उसको बातचीत करने का शऊर होना चाहिए। और आखिरी चीज़, जो भी काम उसने सीखा है, जो भी वो जिस दिशा में जाना चाहते हैं, अब इतने आयाम खुल चुके हैं इंटरनेट के ज़माने में। जब ये कहा जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे उन तक इन चीज़ों की एक्सेस नहीं है, अब तो सब चीज़ की एक्सेस सबको अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर कहीं पर भी कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी मटेरियल कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी। अब बस आपसे अपेक्षा है कि आप दूसरी रील देखने की बजाय काम की रील देखेंगे, काम का यूट्यूब के चैनल्स देखेंगे, काम के पॉडकास्ट देखेंगे, तो भरोसा है कि आप सही जगह पे पहुंच सकते हैं। उनको दिशा देने के लिए हमारे सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, अभी राजस्थान सरकार ने युवा साथी केंद्र नाम का एक चीज हर संभाग स्तर पे खोला है कि युवा साथी केंद्र इसी काम में आएगा। बच्चों को दिशा, उसका असेसमेंट करें कि बच्चा किस दिशा में जा सकता है, फिर उसको बताएं कि आप ना ये फील्ड आपके लिए सही रहेगा। तो राज्य सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है, और हमारे जितने भी शैक्षणिक सह शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन सब में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे को स्किल्ड बनाया जाए, वो जॉब रेडी करके उसको भेजें। बच्चा 12th से या ग्रेजुएशन करके निकलता है, तब उसके पास डिग्री के साथ साथ कोई ना कोई एक स्किल हो, कोई ना कोई ऐसा हुनर हो जिससे कि बच्चा कहीं पर जाए तो अपनी खुद की आजीविका कर सके और कुछ कमा सके। नौकरी, जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर बने, वो जॉब्स क्रिएट करने लगे, खुद तो करे अपने साथ में 2-4 लोगों को और रोजगार दे। अभी एंटरप्रेन्योरशिप का भी जमाना है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए हर महाविद्यालय में, हर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इस कोर्स को रखा जा रहा है कि उनसे ही निकाला जाए, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। इवन खेती किसानी, मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं कि खेती किसानी करने वाले लोग भी आज नई तकनीकों के माध्यम से इतने बढ़िया वाले चैनल्स आ गए हैं जो खेती किसानी जैसी चीज को भी नए तरीके से करके बहुत अच्छी सी इनकम जनरेट, काफी अच्छा कमा रहे हैं। एक मैं ये चाहूंगा कि आप खिलाड़ियों को तो आकर्षित कर ही रहे हैं, खेलों में प्रोत्साहन कर रहे हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है, क्योंकि आपने कहा कि अच्छा काम करने के लिए स्वस्थ शरीर का होना भी जरूरी है, तो उसकी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि वो एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता, खेल भी नहीं खेल पाता, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली चीज़, सुबह जल्दी उठना चालू करें। सबसे पहली चीज़ है सूर्योदय से पूर्व भोर सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाएं, और इन दोनों तीनों चीज़ों में से जो कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो वॉकिंग तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, पैदल चल लीजिए, बस पैदल चल लीजिए, और जितना आपका मन करे 60 मिनट 45 मिनट, टारगेट तो रखिए 10,000 स्टेप्स का, लेकिन वो नहीं भी हो पाता है, दिन भर में पूरा नहीं हो पाता है, तो कोशिश करें कि 6,000 से तो ऊपर कदम चल ही लें। तो डिसिप्लिन मेंटेन रखें, अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई आपको नहीं कह रहा है तो भी स्वयं के लिए अपना खुद का चार्ट बनाएं, और अगर छोटी छोटी चीज़ें करते चलेंगे तो न केवल आपका शरीर ठीक रहेगा, बल्कि आपके सुबह के 2 घंटे जिस समय आप वॉकिंग कर रहे हैं उस समय आपको प्राणवायु भी अच्छी से मिलेगी, चिड़ियों की चहचहाहट मिलेगी, आपको खुद से बात करने का समय मिलेगा, ताकि आप दिन भर के लक्ष्य तय कर पाएंगे कि मुझे दिन में ये करना है, मुझे दिन में वो करना है। अपना खुद का फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख पाएंगे कि मेरे को म्यूचुअल फंड में, SIP में वो चालू करनी है, ये करना है, वो करना है। तो एक समय होता है जिस समय आप खुद से के साथ होते हैं, तो खुद के साथ बिताया वो समय आपको दिन भर के लिए तैयार कर लेगा। तो अगर फिट राजस्थान का सपना हमें पूरा करना है तो हमें विश्वास है कि अगर ये छोटे छोटे परिवर्तन अपने जीवन में ले आएंगे। आप पार्क्स में देखते हैं, हमारी खासतौर पर हमारे समाज का अर्धांश, हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनों से सबसे मैं आग्रह करूंगा कि खुद की फिटनेस के लिए जरूर समय निकालें, वॉकिंग के लिए जाएं, और अगर वो खुद का ध्यान रखेंगे तो परिवार का ध्यान अपने आप रह पाएगा। सर, अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि आपने एक लाल कोठी पे रिंकी नाम की जो महिला थी उसका एक्सीडेंट हो गया था, आपने उसको अस्पताल पहुंचाया। ऐसी सिमिलर एक घटना भरतपुर में भी हुई थी। तो क्या घटना हुई थी पूरी, जिसमें लोगों को यकीन भी नहीं हुआ था जब आप अस्पताल खुद लेके पहुंचे थे?
वो मैं मेडिकल में था उस समय और मैं भरतपुर में लौट रहा था कोई मीटिंग लेकर के। तो सारस चौराहे पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पर एक बच्ची को कोई टक्कर मार गया और उसके काफ़ी खून निकल रहा था। तो उसको मुझे लगा कि इसको यहाँ एम्बुलेंस आने में टाइम लग जाएगा। तो मैं गाड़ी में था ही सही, तो मैंने उस बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके पापा शायद जयन थे जयपुर में कहीं, उसके पापा को फ़ोन किया, गाड़ी में लेके उसको हॉस्पिटल की RBM की तरफ जा रहा था। तो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले उसके पापा को फ़ोन किया, तो उनको पहले विश्वास ही नहीं हुआ कि नीरज के पवन खुद लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा वो जो हमारे कलेक्टर थे वो, मैं कहा हाँ वो मैं ही बोल रहा हूँ, बच्ची के चोट लग गई है, आप आ जाइएगा। फिर हॉस्पिटल, चूँकि मैं मेडिकल में ही था तो वहाँ के डॉक्टर साहबान तो मुझे जानते ही थे और उससे कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ कलेक्टर था, तो वहाँ के लोगों से अच्छा जानकारी थी। वो बच्ची की जीवन बच गया और उसके पापा मुझे धन्यवाद देने कई बार बाद में भी आए, मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा साहब देखो उस दिन सही समय पर आप उसको मेडिकल हेल्प मिल गई उसको, तो बच्ची का जीवन बच गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गोल्डन आवर जिसे कहते हैं कि दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मेडिकल हेल्प मिल जाए तो काफ़ी जीवन बचाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि अकेले राजस्थान में 1 साल में 10,000 से ज़्यादा एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं। 10,000 किसे कहते हैं पर ईयर। तो अगर हम यही मैसेज सभी आम जनता भी इसमें रखें कि अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, उसमें आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। उस अब तो नया कानून भी बन गया है, बिल्कुल इनाम भी मिलता है, इनाम भी मिलता है अब तो। इनाम के लिए ना सही मानवीय दृष्टिकोण से, मानवता के नाते से, तो अगर भगवान ना करे अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन में, आपके परिवार के किसी व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में आना पड़ जाए कि एक्सीडेंट हो जाए, लोग देख रहे हैं आपको हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहे, एम्बुलेंस आने में टाइम लग जाता है कभी कभी, तो जो सबसे पहला व्यक्ति वहाँ पहुँचा उसी की जिम्मेदारी बनती है कि वो ले और नज़दीकी जो भी अस्पताल है वहाँ तक ले जाए। लेकिन लोगों में ऐसा डर रहता है कि कहीं हमें इसमें आरोपी नहीं बना दें कि आपने एक्सीडेंट करा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब नए कानून के बाद तो गुड समरिटन जिसको जो एक्ट है उसके से अपेक्षा की गई है आपसे ये कि आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप लेके जाइए। कितनी जानें बचा सकते हैं अगर अपन ये प्रयास करें तो। बिल्कुल सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ में युवा एवं खेल विभाग के शासन सचिव नीरज के पवन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू जी।